अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस सर, आ रही है। ठीक हो गया, अच्छी बात है तो आ रही है। लेट्स स्टार्ट। क्या सीन होगा था इसके साथ? ठीक हो गया, देखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रात वाला जो लेक्चर था, इट वाज द फाउंडेशनल लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर किसी का प्लान है इन फ्यूचर गोइंग फॉर एआई और एमएल, इट वाज द फाउंडेशनल लेक्चर, जिसमें हमने राज जो था ना, मेनली क्लासिफिकेशन को देखा था। क्लासिफिकेशन के जो मोस्ट फेमस मॉडल्स या एल्गोरिथम्स हैं उनको देखा था, जिसमें के नियरेस्ट नेबर था। उसके अलावा हमारे पास डिसीजन ट्री था, रैंडम फॉरेस्ट था, और उसके बाद फिर मैंने कहा था एक्सजी बूस्ट। ये आपके ट्री की इनसेम्बलिंग से बनते हैं सिंपली। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। मैं अभी जो है क्लास के बाद उसको जो उसका जो है ना रिकॉर्डिंग ऑनलाइन कर दूंगा। आप सब देख लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल है, और इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर जो हमने रात कवर किया था। तकरीबन 2-2.5 घंटे का लेक्चर है। आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज एमएल और एमएल में हो क्या रहा होता है, मेनली क्लासिफिकेशन के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली आप में से जितने भी लोग हैं, 95% तक लोग क्लासिफिकेशन को ही डील कर रहे होते हैं। रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स को बहुत कम लोग, या मेडिसिन में या किसी भी साइड पे रिग्रेशन कम ही यूज होती है, और रिग्रेशन लिटिल बिट टफ भी होती है। उसको हम देखेंगे कि वो टफ क्यों होती है। लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर। आप में से बताएं, मैंने लिंक शेयर किया था एक डाटा सेट का, तो वो किस किस ने डाउनलोड किया है? सर मैंने कर दिया। हाँ, अच्छा, जिसने नहीं किया ना, अभी जो है ना, आज हम ना एक प्रोजेक्ट पे ही लगाएंगे, ताकि मुझे दोबारा दोबारा चीजें ना, जब हम प्रोजेक्ट दोबारा करेंगे ना, तो वो इन स्पीड काम चलेगा। आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एमएल का प्रोजेक्ट बनता कैसे है, या कोई मॉडल ट्रेन कैसे होता है। लेकिन जब इन फ्यूचर हम करेंगे ना अगले प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, स्पीडली चीजों को कवर करेंगे आगे जाके। ये मैं लिंक दे रहा हूँ डाटा के बारे में, मैं यहीं चैट में डाल रहा हूँ। जिन जिन्होंने नहीं किया वो इस डाटा सेट को डाउनलोड कर लें। अभी आपने जस्ट जाना है कैगल पे, ये पेज ओपन होगा, ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ये वाला 50 KB का डाटा है, कोई इतना बड़ा डाटा नहीं है। और जिन्होंने किया मेरे हुआ है, पास डाउनलोड नहीं हो रहा और मेरे पास ऑलरेडी कैंसर का डेटा सेट है। हाँ, जिनके पास है उनके साथ मसला नहीं है, यही वाला डाटा सेट होना चाहिए ना आपके पास। और एक और बात है इस डाटा के बारे में ना, कभी भी जब डाटा सेट आप कहीं से किसी को उठाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको डाटा के बारे में नॉलेज पूरा होना चाहिए कि वो डाटा सेट है किसके बारे में। किसी ने उस डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है? हाँ जी, पढ़ा है। वो सब रेडियस और सारी चीजें उसमें ऑलरेडी मौजूद है और वो मेलेग्नेन और वो वाला ही है। हाँ, और किसी ने पढ़ा है कि 0-1 की फॉर्म में है वो डेटा सेट, अगर शायद कि आपका बी और एम की फॉर्म में है। हाँ, वो देखते हैं अभी वो डाटा सेट किस फॉर्म में है, और किसी ने पढ़ा है वो डाटा सेट? अच्छा, ये बताएं, अगर किसी ने पढ़ा है, कोई ये मुझे बता सकता है कि वो किस कैंसर का डाटा है? जो आपने भेजा वो तो ब्रेस्ट कैंसर का है ना। हाँ, ठीक हो गया। ये डाटा है दिस वन, ये ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड है। इन्होंने सिर्फ सिंपली किया गया है, एक तो हमारे पास कोई कैंसर या डिटेक्शन हो सकती है आपकी इमेज बेस, कि आपके पास कोई इमेज हो तो आप उसमें से देख के बता दें। वो इमेज सीटी का हो सकता है, एक्सरे का हो सकता है, स्पेक्ट स्कैन हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, गैमा कैमरास के इमेजेस हो सकते हैं, वो अलग चीजें हैं। ये हमारे पास ना इन्होंने ना डिफरेंट ट्यूमर्स की ना कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसकी स्मूथनेस क्या है, एरिया मीन क्या है, तो डिफरेंट जो है ना पेशेंट्स की
ट्यूमर की करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उन्होंने ना डाटा लेबल किया है कि ये जो ट्यूमर है मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। बिनाइन ट्यूमर वो होता है जो है ना आपकी बॉडी में स्प्रेड नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक ही जगह रहता है, और वो कैंसेरियस नहीं होता, यानी कि नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन एज एज कंट्रास्ट मेलिग्नेंट एक तो बॉडी में सर्कुलेट यानी कि पूरे जिस्म में फैल जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को, जिस्म के अंदर फैलते हैं, और उसके अलावा वो कैंसेरियस होता है, जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। और जो हमेशा जो कैंसेरियस ट्यूमर होता है ना, उसकी शेप डिफरेंट होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है नॉर्मल बॉडी सेल से। सिंपली डाटा की समझ आ गई। इन्होंने प्रॉपरली इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है डाटा की। अभी ये एक डाटा है जो मोस्ट क्लीन डाटा है। अभी हमें इस डाटा में ना जो है ना क्लीनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिसने भी बनाया क्लीन करके जो है ना उसने कैगल पे डाला हुआ है। मुझे नहीं पता ये कितना वैलिड डाटा सेट है, इसने कहाँ से उठाया है, कैसे इसको यूटिलाइज किया, लेकिन इस बंदे ने उठाया हुआ है। अगर एज कंपेयर टू मैं यूएस का किसी वेबसाइट से डाटा उठा रहा होता तो वो मोस्ट ट्रस्टेड डाटा होना था। ये इतना ट्रस्टेड डाटा नहीं है, लेकिन हमारे लिए गुड टू गो है सीखने के लिए। सबका हो गया डाटा सेट डाउनलोड? आज आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अगर जो है ना बिगनर्स के लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। लेट्स स्टार्ट। मैं गूगल कोलैब पे आया हूँ। कोलैब पे ये आपको पता है collab.google पे आए, यहाँ से ना न्यू नोटबुक ओपन कर लें। मैं इस नोटबुक को नाम दे रहा हूँ। सर अगर विजुअल स्टूडियो कोड में करें तब भी कोई मसला तो नहीं होगा ना? यार VS कोड में आपको ना जो है ना जुपिटर नोटबुक की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और जो आपके पास ना भी मैं दिखाता हूँ, मैं इसको गूगल कोलैब आपको क्यों कह रहा हूँ। एक तो VS कोड है ना वो आपकी लोकल मशीन पे होगा। मुझे नहीं पता आप सबकी मशीन्स कैसी हैं। किसी की अच्छी मशीन्स हैं, आपके पास GPU लगा हुआ है, रैम वगैरह अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, तो आप कर लें यूज, और आप इंस्टॉल करके आपके आपके पास इतना अच्छा इंटरनेट है या पैकेज वगैरह है कि आप बड़े बड़े पैकेजेस डाउनलोड कर लें, तो आपके लैपटॉप पे डिफरेंस ना आए, नेट पे फर्क ना पड़े, तो गुड टू गो। लेकिन जो गूगल कोलैब है ना, एक तो इसमें कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ मोस्टली चीज़ें जो है ना अरेंज्ड हैं, कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्टॉल होंगी वो भी करनी आसान है, और कोई क्लैश वगैरह नहीं आते। ये तो मैं आपके लिए करता हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली जो है मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ करता हूँ। यानी कि एनाकोंडा आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर जुपिटर नोटबुक होती है, और उसके अंदर फिर मैं अपना कोई इन्वायरमेंट बना लेता हूँ वर्चुअल। ये तो आपके लिए मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ इसको, कि ताकि आपके कोड में और मेरे कोड में कोई क्लैश ना आए। कैंसर डिटेक्शन यूजिंग ML, ये मेरा पहला था। मैंने जनरल जो स्टेप्स हैं उनको मैंने किया हुआ है कवर। तो हालांकि मेरा आज मूड था कि मैं जो है ना आपको रिग्रेशन के एल्गोरिदम समझा दूं, तो मैंने कहा शायद आप लोगों के लिए ना टफ हो जाए। पहले क्लासिफिकेशन को आप लोग प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम जो है ना रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। कैंसर डिटेक्शन, अभी ना मैं आपको किसी भी ML मॉडल को आपने ट्रेन करना है ना, किसी भी ML मॉडल को, आपके पास ये 6 स्टेप्स हैं जो मोस्ट जनरलाइज स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये डाटा है, मैंने यहाँ रखा हुआ भी है आप लोगों के लिए। ये है, ये एक ना कोमा सेपरेटेड फाइल है, यानी कि एक्सेल से खुल जाती है, CSV फाइल है। पहला आपका जो कॉलम है ये पेशेंट आईडी है, फिर आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, और एट द एंड हमारे पास डायग्नोसिस है कि ये ट्यूमर मेलिग्नेंट है या बिनाइन है। ये हमारे पास डाटा है।
सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने इसको जो है सबसे पहला स्टेप होगा कि पाइथन के अंदर हमने इसको रीड करना है। मैंने आप सब लोगों को एक लाइब्रेरी बताई थी, सब लोगों को, कि अगर हमारे पास डाटा टेबुलर फॉर्म में हो या टेबल्स वगैरह या CSV फाइल या कॉमा सेपरेटेड फाइल्स हो तो हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं? किसी को याद है? पांडास होती है, सामने भी लिखा हुआ है। हाँ, जब भी आपका डाटा इस फॉर्म में होगा ना टेबल्स वगैरह के, और आप ML के मॉडल, मशीन लर्निंग के मॉडल्स आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, तो आप पांडास को 110% यूज करेंगे ही करेंगे। ये आप याद रख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रीडिंग डाटा यूजिंग पांडास। सेकंड, अब आपको नहीं पता उस डाटा के अंदर क्या क्या है, आपको क्या रिक्वायर्ड है क्या रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये हमारे पास ना कुछ इसके पैरामीटर्स हैं, ये जो हैं ट्यूमर्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पेशेंट की आईडीज हैं यानी कि पेशेंट नंबर, और ये है डायग्नोसिस। अब इसमें से बताएं प्री प्रोसेसिंग में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सबसे पहला जो हम काम करेंगे ना, हम अननेसेसरी डाटा को डिलीट कर देंगे अपने डाटा सेट से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आईडी का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनती, आईडी का कोई ट्यूमर के साथ ताल्लुक नहीं है, यानी कि पेशेंट नंबर 1 2 3 उसकी ट्यूमर करेक्टरिस्टिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको रिमूव आउट कर देंगे अपने डाटा से। ये एक प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। उसके बाद में जो है हम अपना आउटपुट को अलग कर लेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है, इसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे सिंपली। ये भी हमारे प्री प्रोसेसिंग में आ जाएगा। फिर आगे डाटा नॉर्मलाइजेशन, या फिर फॉर एग्जांपल ये एक डाटा है, यहाँ से ये वैल्यू नहीं है, कोई एंटर करना मिस हो गई है ये वाली वैल्यू, तो हम इस किस्म की वैल्यूज को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद या रिमूव कर देंगे या किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। उसके ऊपर हम एक पूरा लेक्चर जो है ना करने वाले हैं डेडिकेट, जो सिर्फ प्री प्रोसेसिंग को डील करेगा। फिर हम इस डाटा को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन और दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। वो हमारा एक अलग से ही टॉपिक होगा, क्योंकि जो है ना प्री प्रोसेसिंग सबसे मेन प्रोसेस होता है इन AI और ML। उसके बाद हम अपने डाटा को ना स्प्लिट करेंगे, ट्रेनिंग डाटा को अलग कर लेंगे, टेस्टिंग डाटा को अलग कर लेंगे। कभी भी हम अपने पूरा, अगर मेरे पास 1000 पेशेंट्स का डाटा है तो मैं 1000 पेशेंट के डाटा के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करता, क्योंकि हमने मॉडल को वैलिडेट करना होता है। तो मैं 70% जो उसमें से जो है ना डाटा, उस पर मॉडल ट्रेनिंग कर लूंगा, 30% के ऊपर मैं मॉडल टेस्टिंग कर लूंगा। फिर एक और भी आप बना सकते हो वैलिडेशन सेट, आप यूं कर सकते हो 70% आपका मॉडल ट्रेनिंग, 20% आपका डाटा जो है मॉडल टेस्टिंग, 10% फॉर मॉडल वैलिडेशन। ये डिपेंड करता है कि आपके डाटा का साइज कितना है। अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है, 1000 पेशेंट्स का, तो आप 70% ट्रेनिंग रख लेंगे, 700 पेशेंट के ऊपर जो है ना हमने मॉडल ट्रेन किया। अगर आपके पास डाटा कम है, जैसे आपके पास सिर्फ 100 पेशेंट्स का डाटा है, डाटा पहले ही कम है, तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 90% मॉडल ट्रेनिंग पे लगा दो ताकि मॉडल सीखे भी सही कुछ, और 10% के ऊपर आप टेस्टिंग कर लो। ये शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आगे इसको डिटेलन देखते हैं। स्प्लिटिंग हो गई, फिर हम मॉडल को ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद हम प्रिडिक्शंस लेंगे और उसके बाद हम अपने मॉडल को इवेलुएट करेंगे। इवेलुएशन के मैट्रिक्स अलग हो सकते हैं, आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, आपके पास के फॉल्ट क्रॉस वैलिडेशन है, उसके पास F1 स्कोर है, आपके पास एक्यूरेसी है। मोस्ट कॉमनली जो आज आपको समझ आ जाएगा वो एक्यूरेसी है। ये 6 स्टेप्स हैं। इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप है ना वो है प्री प्रोसेसिंग, या सबसे मैं इसको थोड़ा टफ प्रोसेस कहता हूँ। वो जो है ना प्री प्रोसेसिंग है सिंपली। इसके ऊपर हम पूरा जो है ना 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर लगाएंगे ही लगाएंगे।
इस स्टेप के मुताबिक हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने डाटा को रीड करना है। सबको यहां तक की बात क्लियर है जो हमने डिस्कशन की है? किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन हो? एनीबॉडी हैविंग क्वेश्चन? ठीक हो गया। मैं अभी बहुत बेसिकली जा रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ 90% को पता होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। शायद उनके लिए ये चीज़ें बच्चों वाली भी हों, लेकिन मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं जाऊँ तो मैं बहुत स्पीडली भी जा सकता हूँ। ये मैं 5 मिनट में प्रोजेक्ट करके ठीक है डन है प्रोजेक्ट, मैं इस तरह नहीं करने वाला। अब आपने जो डाटा डाउनलोड किया हुआ था ना, आप यहाँ पे आएंगे, ये जो फाइल्स वाला पोर्शन है इसको क्लिक कर दें, फिर थोड़ा वेट करें। यहाँ ना अपलोड डाटा का ना ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अब ये देखें, यहाँ पे ये एक अपलोड का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से जाएंगे, ये मेरे पास कैंसर का डाटा पड़ा है। आपकी जहां पे भी डायरेक्टरी में पड़ा है, आप वहां से इस डाटा को यहाँ पे लोड कर लें अपनी गूगल कोलैब के अंदर। हालांकि हम गूगल ड्राइव से भी लेके आ सकते हैं डाटा, उसको बाद में देखेंगे कि कैसे आएगा, या हम कैगल से डायरेक्टली भी लेके आ सकते हैं यूजिंग लिंक, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कि आप अपने कोड को कॉम्प्लेक्स करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज को हमने यूटिलाइज करना है पांडास को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी सिंपली। अब गूगल कोलैब मैं इसलिए यूज कर रहा होता हूँ, ये ना साथ रिकमेंडेशन दे देता है कि इन लाइब्रेरीज को भी आप जो है ना इंपोर्ट कर लें, ये आपकी आगे यूज होंगी। जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे इनको इंपोर्ट नहीं कर रहा और मैंने इसको रन कर दिया। अब मेरी जो पांडास है ना, वो मैं सिंपली इस कीबोर्ड से इसके फंक्शंस को यूटिलाइज कर सकता हूँ। यानी कि पांडास लिखने की बजाय हर जगह मैं अब इसको पीडी लिख लूंगा, यानी कि मैंने पांडास को एज अ पीडी इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास डाटा जो है ना, मैं डीएफ वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ मेरे पास डाटा। अब ये देखें सबसे अमेजिंग बात गूगल कोलैब की, कि उसने मुझे खुद ब खुद सजेशन दे दिया है कि आप इस कमांड को रन करें तो आपका डाटा रीड आप कर सकते हैं इजीली। अब आप अगर टैब का बटन दबाएंगे तो ये एट द एंड आ जाएगा, ये कोड आ गया। लेकिन अब यहाँ मेरा डाटा डॉट सीएसवी नहीं है, मेरे पास जो फाइल है वो कैंसर डॉट सीएसवी है। pd.read.csv से आप अपना डाटा रीड कर सकते हैं। यहाँ रीड पे आप एक्सेल लिख सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैंसर, तो ये मेरे पास जो है ना डीएफ के अंदर कैंसर का डाटा सेट आ गया है। अगर मैं इसको डीएफ लिख दूं तो ये देखें यही वो डाटा सेट था। अब इसने जो है ना पूरे के पूरे डाटा को लोड कर दिया है, जो मेमोरी यूजिंग और स्लो करेगा। इसके लिए कमांड है डाटा डॉट हेड। अगर आप इस कमांड को करेंगे ना, सिर्फ फर्स्ट 5 जो है ना रोज को लेके आएगा। देखें 0 से 4 तक फर्स्ट 5 रोज सिर्फ आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फर्स्ट 5 नहीं है, मैं फर्स्ट 15 करना चाहता हूं, तो आप 15 लिखेंगे तो ये आपके पास 15 आइटम्स आ जाएंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इस फंक्शन के अंदर। जस्ट आपको पता हो कि इस फंक्शन की जो है यूजेज क्या है, यानी कि आप इससे अपना जो है ना डाटा को यहाँ विजुअलाइज कर सकते हैं इन टेबल की फॉर्म में। मैं पहले 5 को ही ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, एक एक को हम देखेंगे। आज मैं सबको नहीं कवर करूंगा। जैसे अब ये देखें, एक आईडी है, रेडियस मीन, टेक्सचर मीन, पेरीमीटर मीन, एरिया मीन, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। और हमारा जो कंसर्न्ड वेरिएबल है वो डायग्नोसिस है, यानी कि जो हमारी आउटपुट है वो हमारे पास डायग्नोसिस है। इनपुट ये हमारे पास पीछे तमाम कॉलम्स हैं। इनमें से यूजलेस है वो आईडी, हम इसको ना बाद में रिमूव कर देते हैं। यहां तक सबको क्लियर है कि पांडास को यूज करके हम डाटा जो है रीड कैसे करेंगे और फिर इसको शो कैसे करेंगे? समझ आ गई सबको? डाटा अपलोड हुआ ही नहीं मेरा। हो जाएगा, आपका नेट स्लो होगा मे बी। आप इन 3 को ना आप रन आउट करें सब लोग। रन करके
रन करके टेक हो गया है, बट वो डाटा तो अपलोड कर ही नहीं रहा लाके। क्या मतलब? आपने जस्ट यहाँ जाना है, यहाँ फाइल्स में जब फाइल को क्लिक करेंगे साथ ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बटन आ जाएगा अपलोड टू सेशन स्टोरेज, यहाँ पे क्लिक यहाँ करेंगे। पे तो अपलोड हुआ है, यहाँ पे अपलोड हो गया है। जब कैंसर सीएसवी लगा रहे हैं ना दूसरी कोड में, वहां पे नहीं अपलोड हो रहा, रन होके साथ साथ आता है ना, जैसे आपका आ गया रन होके कोड में। नहीं, मसला जब कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ये आ रहा है इससे, जी जी ये ठीक है, ये रन हो गया है ना। इसके बाद अब जी। आपने विजुलाइज करना है। आप नीचे वाली कमांड लगाएं df डॉट हेड, या अकेला df कर लें, आपका डाटा आ जाएगा नीचे। ओके ओके। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई मसला हो, सब अगर रन करना चाहते हैं साथ साथ वो कर लें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। अभी मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, आपने उसको करना होगा। इवन मैं उसका डाटा सेट भी दे दूंगा और उसके रिलेटेड पेपर भी दे दूंगा। आपको एक और अमेजिंग एट द एंड मैं वेबसाइट बताऊंगा। आप में से कोई बंदा ना मुझे रिमाइंडर दे कि मैंने एक ना बहुत इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बतानी है, ठीक है ना? एक बंदा रिमाइंडर जरूर दे, मे भी मेरे जहन से निकल जाए ये चीज। चले आगे आगे। यस। ठीक हो गया। हसन आया आज? यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक हसन? सर ये भी मेरा तो ओपन नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से मैं शायद कल का लेक्चर मिस किया इसलिए। नहीं, कल के लेक्चर का यहाँ तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि किसी डाटा को रीड करना है, पांडास को यूज करने, सिर्फ हमने यही कुछ काम किया है अभी तक। मेरा सर अभी वो डाटा जो डाउनलोड नहीं हो रहा, उसमें कैगल में शायद पता नहीं क्या इशू बन रहा है। नहीं, कैगल में आप साइन इन कर लेना, साइन इन के बगैर डाटा डाउनलोड नहीं होता है। 2 मिनट रुके, मैं आपको ना पर्सनली दे देता हूँ। आपका नाम क्या था? हसन। मैं आपको ना व्हाट्सएप कर रहा हूँ डाटा। मिल गया डाटा आपको? यस सर। ठीक हो गया। जिसके पास नहीं हुआ ना कैगल से, मैं यहाँ ग्रुप में भी डाल रहा हूँ इसको। मे भी कुछ चीजें आज बच्चों वाली लगे, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको काफी समझ आएगी। इसके बाद तो जब आपको टफ टाइम मिलेगा, आपको भी नजर आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। आप चैट जीपीटी पे भी बैठे रहेंगे, आपसे सलूशन नहीं निकलेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब हम आगे टफ जाएंगे मामलात की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पहला स्टेप हो गया रीडिंग डाटा। रीड हमने कर लिया, अब हमने प्री प्रोसेस करना है। हमने सेलेक्ट करना है कि हमारी आउटपुट क्या होगी और हमारी इनपुट क्या होगी। सिंपली मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ना हेडिंग भी बना देता हूँ। यहाँ पे जो है अब आ गया हमारा प्री प्रोसेसिंग या सिलेक्शन। प्री प्रोसेसिंग, अब हम ना प्री प्रोसेसिंग में आ गए। हमने इसमें देखना है, अब ये देखें, इसमें से हमें आईडी रिक्वायर्ड नहीं है। आईडी हमारे पास ना इस वक्त जो है ना यूजलेस है, ठीक है? क्योंकि आईडी का हमारे ना डाटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि इसकी हमें कोई ऐसी जरूरत है। आईडी को मुझे रिमूव करना है, आउटपुट को मैंने अलग करना है और इनपुट को मैंने अलग करना है। ये भी मेरे पास एक चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आउटपुट को एक वेरिएबल के अंदर रख रहा हूं y। अब ये बताएं, ये था मेरे पास df। अब ये देखें, उसने जो है ना हमारा गूगल कोलैब, उसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया है कि आप हमारी आउटपुट क्या है।
अब आप बता सकते हैं इसमें से देख के कि हमारे पास आउटपुट क्या है इस डाटा में से? 0 और 1 आउटपुट है ना? नहीं, हमारी आउटपुट डायग्नोसिस है कि हमने डायग्नोसिस करनी है कि ट्यूमर मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, हम्म सिंपली। तो यहाँ पे गूगल को लैब ने खुद ब खुद उसको डिटेक्ट भी कर लिया। आप डीएफ लिखें, ब्रैकेट लगाएं और जो है ना दो स्लैशेस के दो जो है ना सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिखें, नहीं तो आप यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे ना तो अब इसके अंदर ना आपकी आउटपुट आ गई है वाई वेरिएबल के अंदर, ये याद रखना है। मैं इसको दिखाता भी हूँ आपको प्रिंट करके। वाई डॉट हेड, मैं पहली 5 वाई की आइटम देख रहा हूं। अब ये देखें यहाँ पे सिर्फ जो है ना मेरे पास आउटपुट का वेरिएबल आ गया इसके अंदर वाई के अंदर। अब मुझे एक्स फाइंड करना है। अब कोई मुझे बताएगा एक्स के अंदर क्या होना चाहिए इनपुट के अंदर? चलो ये बता दें इनपुट के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए। आउटपुट नहीं होनी चाहिए, आईडी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जो चीज हमारे मॉडल को जरूरत नहीं है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आईडी की कोई सेंस नहीं बन रही, आईडी नहीं होनी चाहिए। दूसरी हमारी आउटपुट नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्या करूंगा मैं, लेट्स से कैपिटल एक्स के अंदर जो है ना मैं अपना इनपुट रख रहा हूं यहाँ पे। अब ये देखें मैंने एक्स को ना क्लिक ही किया था, जो है ना मुझे एक फंक्शन सजेस्ट कर दिया है जो है ना हमारी गूगल को लैब ने कि df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है कि इन कॉलम्स को आप ड्रॉप कर दें जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। हालांकि अभी गूगल को लैब को नहीं पता कि आईडी हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन उसको ये श्योरिटी है कि यार अगर इस आउटपुट है ना, आउटपुट तो जरूरी नहीं है। इस चीज को हम देख के बताएंगे कि आईडी की कोई सेंस नहीं है। तो मैं इसी फंक्शन को यूटिलाइज करता हूं df डॉट ड्रॉप। अब मुझे यहाँ पे ना दो चीजें ड्रॉप करनी है, एक तो मुझे डायग्नोसिस को ड्रॉप करना है और दूसरा मैंने आईडी को ड्रॉप करना है। तो मैं सिंपली ये दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड डायग्नोसिस, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग हमारे सेम होने चाहिए, डायग्नोसिस ठीक हो गया। और मुझे आईडी भी नहीं चाहिए। सिंपली ये दो कॉलम्स जो है मेरे डाटा में से जो है ना एक्स इज इक्वल टू, जब मैं 1 लिखूंगा ना तो ये दो कॉलम मेरे डाटा से गायब हो जाएंगे, एक ये वाला आईडी वाला और एक डायग्नोसिस वाला। मैं इसको रन करता हूं। अब मैं विजुलाइज करके देखता हूं कि वाकई ही मेरे इनपुट के अंदर से वो दोनों कॉलम्स निकल भी गए हैं या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक्स डॉट हेड को यूज कर रहा हूं, पहले 5 कॉलम्स देख लेता हूं उसके कैसे हैं। अब ये देखें आईडी भी चली गई, जो यहाँ पे ये आईडी थी, और अब मैंने एंड पे देखना है डायग्नोसिस भी जानी चाहिए, तो डायग्नोसिस भी एंड होगी। अब इस प्री प्रोसेसिंग में हमने किया क्या है कि हमने अपनी इनपुट जो हमने स्टोर किया है एक्स के अंदर और आउटपुट जो हमने स्टोर किया है वाई के अंदर अलग कर लिया है। अब एक और चीज होती है कि आप जो है ना अपने जो डाटा है ना कभी भी टेक्स्ट की फॉर्म में ना रखें, 0 1 या इंटीजर्स या जो है ना आपकी इंटीजर्स वगैरह या मैथमेटिकल फॉर्म में होना चाहिए डाटा। मैं इसको अभी नहीं रख रहा, वो हमारा अलग से एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना लेबल इनकोडिंग्स कैसे यूज करते हैं, वो हम प्री प्रोसेसिंग में देखेंगे। मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ आज के प्रोजेक्ट को। सिंपली एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। इसके बाद स्टेप 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डाटा रीड भी कर लिया पांडास यूज करके, प्री प्रोसेस भी कर लिया, यानी कि अपने डाटा को अलग भी कर लिया। ये मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ है, आपको जरूरत नहीं है इतना ज्यादा वो होने की। अगर आप बाद में प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, मैं इवन ये फाइल भी दूंगा आपको। सेकंड था प्री प्रोसेसिंग,
हमने एक्स और वाई में डाटा अलग कर लिया। थर्ड वन इज स्प्लिटिंग ऑफ डाटा। पहला था हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फुल डाटा, फीचर्स यानी कि इनपुट, टारगेट यानी कि आउटपुट, मैंने इसको अलग कर लिया। अब कोई भी डाटा जब हम ट्रेन करते हैं ना, कभी भी हम फुल डाटा के ऊपर ट्रेनिंग नहीं करते, हमेशा हम ट्रेनिंग के दौरान हमने अपने मॉडल को ना टेस्ट भी करते हैं ताकि हमें पता भी चले ना कि हमारा मॉडल कितना एफिशिएंट है। तो मोस्टली जो मार्केट में चलता है ना मामला, ये कोई रॉकेट जो है ना यूनिवर्सल लॉ नहीं है, लेकिन जिनके पास डाटा ज्यादा होता है ना, यानी कि बहुत ज्यादा डाटा होता है, तो वो क्या करते हैं 70% जो है ट्रेनिंग रख लेते हैं डाटा, 70% पे मॉडल को ट्रेन करते हैं और 30% के ऊपर मॉडल को टेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ गिनना भी चाहें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 70%, इन्होंने भी अच्छी एनालॉजी यहाँ पे इन्होंने यूज किया कि 70% आप यूटिलाइज कर लो ट्रेनिंग के लिए और 30% आप यूटिलाइज कर लो टेस्टिंग के लिए। इसका भी कोई हमें इतना बड़ा जो है ना यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई कोडिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, कोई हाईली एफिशिएंट कोडिंग। सिंपली एसके लर्न के अंदर है साइकिड लर्न। हमने किसी जमाने में पढ़ा था कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है साइकिड लर्न। सबको याद है किस लिए यूज होती है साइकिड लर्न? हेलो, और प्रिंट टेस्ट स्प्लिट करना हो या साइकिड लर्न जो है ना यूज होती है मेजोरिटी ऑफ द एमएल टास्क के लिए। मशीन लर्निंग के टास्क के अंदर हमारे पास साइकिड लर्न यूज होती है। सिंपली इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम देखेंगे। साइकिड लर्न के अंदर ऑलरेडी मॉडल्स के कोड लिखे हुए हैं, हमें मॉडल्स के कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जस्ट मॉडल उठाना है, उसको पहले इंपोर्ट करना है, लोड करना है और अपना मॉडल ट्रेन कर लेना है सिंपली। लेकिन जिस डाटा पे ट्रेन करना है हमें पहले उसको प्रिपेयर करना है। अब ये जो स्प्लिटिंग थी ना हमारे पास कि अपने जो डाटा को स्प्लिट करना है 70 और 30 के अंदर, इसके लिए एक जो है ना ऑलरेडी साइकिल लर्न के अंदर फंक्शन हमारे पास बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। स्प्लिटिंग डाटा सेट इन 70% ट्रेनिंग, 70 के बजाय मैं ना यहाँ पे 80% कर लेता हूँ। मैं अभी वैलिडेशन की तरफ नहीं जा रहा कि वैलिडेशन क्या होती है, उसको बाद में देखेंगे जब आपको सेंस बन जाएगी चीजों की। 10-20% टेस्टिंग के लिए ठीक हो गया। हमारे पास डाटा एक्स एंड वाई की फॉर्म में आ गया है। एक्स हमारे पास इनपुट है, वाई आउटपुट है। अब ये देखें जब हम ट्रेनिंग करेंगे ना, एक्स ट्रेन के 70% जो डाटा एक्स ट्रेनिंग में आएगा, फिर वाई ट्रेन। इसी तरह हमारे पास एक्स टेस्ट वाई टेस्ट बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ इनपुट को नहीं कर रहे होंगे स्प्लिट, हम आउटपुट्स को भी कर रहे होंगे स्प्लिट। क्योंकि ये हम क्लासिफिकेशन है, ये सुपरवाइज लर्निंग है। इसके अंदर जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे ना, मैं यहाँ पे ना पेन यूज करके बताता हूँ। कहाँ ये आई थिंक पेन नहीं आ रहा इसके अंदर। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। जब हम ना ये देखें कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं ना, कोई भी मॉडल, जैसे मैं ये एक्स ट्रेन कर रहा हूँ, मुझे इस मॉडल को ट्रेनिंग डाटा भी बताना है कि अच्छा ये डाटा है और ये उसकी आउटपुट है। तो हमें दोनों चीजें बतानी होगी मॉडल को, क्योंकि हम सुपरवाइज लर्निंग देख रहे हैं। तो हमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन चाहिए, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट चाहिए, ताकि हम बाद में इनको देख सकें, यानी कि प्रिडिक्शंस वगैरह ले सकें। इसके लिए मैंने कहा कि टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन है एसके लर्न के अंदर, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन,
इवन आप देखेंगे ना, इसने खुद ब खुद जो है ना डिटेक्ट करके दे दिया है फंक्शन को, यानी कि लाइन खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि आपको क्या कौन सा फंक्शन अब रिक्वायर्ड है। मैं इसको टैब पे क्लिक करूंगा तो टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन मेरे पास आ गया है। अभी इसकी और ब्यूटी देखिएगा, ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि अब मुझे चाहिए क्या। मैं जैसे ही x लिखूंगा, अब ये देखें मुझे 4 टेस्ट बनाने थे, 4 चीजें। इवन इसने ये भी देख लिया कि टेस्ट साइड आपका 0.2 है, यानी कि 20% चाहिए इस बेस के ऊपर। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, खुद ब खुद इसने फंक्शन उठाया है। पीछे इसने देखा था कि मेरी जो इनपुट थी वो एक्स के अंदर थी और आउटपुट जो थी वो वाई के अंदर थी। इसने खुद ब खुद डिटेक्ट किया और इसका फंक्शन बना दिया है। खुद भी आप री राइट लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप टैब को क्लिक करेंगे, पूरा कोड लिखा हुआ आ गया है। मैं यहाँ एक चीज कर रहा हूँ, रैंडम स्टेट को 42 कर रहा हूँ सिंपली। अब ये क्या करेगा, 0.2 का मतलब है कि पूरे डाटा के अंदर से 20% जो है ना रिजर्व कर लेगा टेस्टिंग के लिए। मैं इसको कंट्रोल जो है ना, मैंने इसको रन किया तो इसने क्लिक कर लिया सब कुछ। अब मैंने ये 42 का क्या मीनिंग है? ये रैंडम स्टेट में भी बताना नहीं चाह रहा था, इसको एक्चुअली यूटिलाइज किया जाता है रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि अगर मैं इस कोड को किसी और मशीन के ऊपर रन करूंगा तो आउटपुट्स हमारी सेम रहेंगी, लेकिन तो ये 42 ही नंबर होगा, मतलब नंबर फिर नंबर कुछ भी हो 42 ही सकता है। रहेगा या फिर? मैंने आज तक 42 यूज किया है, आप बस ये समझ लें। मैंने जब भी ओके। यूज किया है मैंने इसको 42 यूज किया है। इस चीज को समझने की वैसे जरूरत भी नहीं, सिर्फ रैंडम स्टेट यूज करते हैं अपने डाटा को रिप्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि जब आप दो इसी कोड को कहीं किसी और कंप्यूटर या पीसी के ऊपर रन करेंगे तो जो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे वही आपको वहीं पे मिल रहे होंगे रिजल्ट्स सिंपली। यानी कि डाटा को इस तरह मर्ज करेगा कि एक फॉर्मेट रहेगा, यही फॉर्मेट उसी कंप्यूटर पे आएगा सिंपली। मेरे पास डाटा स्प्लिट हो गया, 4 फंक्शन के अंदर आ गया। जैसे एक्स ट्रेन के अंदर 80% ट्रेनिंग सेट, एक्स टेस्ट के अंदर 80% आउटपुट, सॉरी जो है आउटपुट वाई ट्रेन के अंदर, फिर एक्स टेस्ट और फिर वाई टेस्ट। ये सिंपली हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारा स्टेप कौन सा है, हसन बताएगा। स्प्लिटिंग के बाद हमारा टेस्ट कौन सा होगा, स्टेप कौन सा होगा? हसन आप मेरी सुन रहे? सर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। हाँ ट्रेनिंग है ना। देखें हमने रीड कर लिया, डाटा प्री प्रोसेस कर लिया एक्स में और वाई में लेके आगे अपने डाटा को स्प्लिट कर लिया। यस। इसके बाद हमने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग बड़ी ना जो है ना समझने वाली चीज है कि ट्रेनिंग कैसे होती है। सॉरी ये मैंने यहाँ पे ना मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ट्रेनिंग अ मॉडल, ठीक हो गया। मैं नीचे आ जाता हूँ। अब ये देखें, ये बताएं जब हम जो सुपरवाइज लर्निंग का कोई भी मॉडल हमने ट्रेन करना हो तो हमें क्या क्या बताना पड़ेगा? कोई बंदा बता सकता है? एल्गोरिदम बताना होगा उसको? नहीं, कोई भी हम मॉडल ट्रेन करेंगे ना, हमें ना ट्रेनिंग के दौरान 2 चीजें बतानी होंगी। हमें बताना होगा डाटा क्या है और उसकी आउटपुट क्या है मॉडल को, जो हम सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं। तो हमें एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दोनों बताने पड़ेंगे मॉडल को, तभी मॉडल ट्रेन हो सकता है ऑन सुपरवाइज लर्निंग। तो यहाँ पे हम आगे पहले ना मैं मॉडल को ना इंपोर्ट करता हूँ। ये बताएं जिसने कल क्लास ली थी पहले हम कौन सा मॉडल ट्रेन करें? हम जो कल हमने 3 मॉडल्स को डिस्कस किया था ना, उन्हीं को ही जो है ना यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। किस बंदे ने क्लास ली थी कल?
KNN कर लें पहले। पहले के नियरेस्ट नेबर कर लेते हैं, ठीक हो गया, गुड आइडिया। मैं क्या करता हूँ, मुझे मॉडल की कोई मैं कोडिंग नहीं लिख रहा, मॉडल की कोडिंग्स वगैरह खुद ब खुद SK लाइन के अंदर हुई है, यानी कि साइकिल लाइन के अंदर हुई है। मैं लिखता हूँ फ्रॉम SK लाइन डॉट, लीनियर मॉडल्स के बारे में हमने कल बात की थी लेकिन अभी उसको नहीं हम देख रहे। मैं यहाँ लिखता हूँ नेबर्स, ये देखें खुद ब खुद सजेशन आ गई है। मैं यहाँ टैब करता हूँ तो SK लाइन से मैंने इंपोर्ट कर लिया है मॉडल को के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर। ये इसके अंदर ये नाम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज सेम रहेगी, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको रन कर लेता हूँ, मेरा मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब मैंने मॉडल को ना लोड करना है किसी वेरिएबल के अंदर। मैं लिखता हूँ मॉडल, ये मेरा वेरिएबल है, और ये देखे खुद ब खुद इसने जो है ना फंक्शन जो है ना हमें सजेस्ट कर दिया है कि आप के नियरेस्ट नेबर की बात कर रहे हैं तो ये कर ले। मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये मॉडल मेरा ना लोड हो चुका है, अभी मैंने ट्रेन नहीं किया। अब ट्रेनिंग के लिए जो हमारे पास एक फंक्शन है मॉडल डॉट फिट, मैं लिखूंगा ना मॉडल डॉट फिट, खुद ब खुद सजेशन आ गया जब आप मॉडल को ट्रेनिंग कर रहे हो। ये हालांकि यहाँ पे साइकिल लाइन वाले जब बना रहे थे इसकी जगह ट्रेन भी लिख सकते थे, मॉडल डॉट ट्रेन, लेकिन उन्होंने जो यूटिलाइज किया कि मॉडल डॉट फिट, तो हमारी मजबूरी है, हमें मॉडल डॉट फिट ही यूज करना पड़ेगा फंक्शन। ये जो लाइन है ना जो मैं लिख रहा हूँ ये ट्रेनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ट्रेनिंग में हमें क्या दो चीजें देनी पड़ेंगी जो इसने खुद ब खुद सजेस्ट कर दिया कि हमने एक्स की इनपुट भी बतानी है और उसकी आउटपुट भी बतानी है ट्रेनिंग डाटा की। जैसे हमने कहा था ना एक बच्चा है, हम अगर उसको बताएंगे ना, उसको सिखाना है एप्पल और बनाना क्या है, तो पहले हम उसके हाथ में एप्पल रखेंगे, एप्पल एक डाटा है, ट्रेनिंग डाटा है, और फिर हम उसको आउटपुट भी बताएंगे उसी ट्रेनिंग की कि यार ये जो ये दिस इज एप्पल, उसके हाथ में रखेंगे एप्पल, ये डाटा है और ये एप्पल है, उसको बताएंगे। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन खुद ब खुद आ गए। मैं यहाँ टैब लिखूंगा तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। ये मेरा मॉडल ट्रेन हो गया सिंपली। एक और चीज हम कर सकते हैं, यहाँ ना हम नेबर्स डिफाइन कर सकते हैं खुद ब खुद। अभी इसने ऑटो लिए हैं नेबर्स, यानी कि पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं, वो हमने कल डिस्कस किया था लेकिन अभी नहीं मैं कर रहा, मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ इस सेशन को। अब आप लोग बताएं अगला स्टेप क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली अगला स्टेप क्या होना चाहिए? प्रिडिक्शन। हाँ, अभी हमने मॉडल ट्रेन हो गया, हमने अब इसकी प्रिडिक्शन लेनी है। प्रिडिक्शन किस तरह ली जाती है? क्या जब प्रिडिक्शन लेनी होती है हम आउटपुट बताते हैं मॉडल को इनपुट की? नहीं, जो इनपुट है हमारा टेस्ट डेटा, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, ये देखे ना, जब मॉडल को हम ना ट्रेन कर रहे थे, यार ये क्या मसला है इसको, ठीक हो गया। जब हम मॉडल को ना ट्रेन कर रहे थे ना, तब तो हमें मजबूरी थी बतानी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। जब हम मॉडल से प्रिडिक्शन लेते हैं ना तब हम बताते हैं। ये देखे ना, एक मॉडल ट्रेन हो गया, उसको पता है एप्पल क्या है। जब मैं उसके हाथ में एप्पल रखूंगा, मैंने उसको आउटपुट नहीं बताई, वो मुझे प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इसकी आउटपुट क्या है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्स टेस्ट जो है ना मॉडल को दूंगा, वाई टेस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं प्रिडिक्शन ले रहा हूँ, मॉडल को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स टेस्ट दूंगा, मॉडल की जो प्रिडिक्शंस आएंगी उसको वाई टेस्ट से ना मैच करने की कोशिश करूंगा। अगर वाई टेस्ट और मॉडल की प्रिडिक्शन सेम है तो इसका मतलब है कि मॉडल से ही परफॉर्म कर रहा है। अगर नहीं है तो फिर हम कोई और मॉडल यूटिलाइज करेंगे। बात समझ आई है सबको ये बात की कि प्रिडिक्शन और ये टेस्टिंग वगैरह कैसे होती है? ये बात क्लियर है? सर ये प्रिडिक्शन बता दें। प्रेडिक्शन नहीं समझ में आया। हाँ, सिंपली बताता हूँ। आपके पास ना हम मॉडल ट्रेन ही क्यों करते हैं? मॉडल ट्रेन हम इसलिए करते हैं ना कि हमें पता हो कि कभी हम उसको इनपुट दें तो हमें आउटपुट बता दे। ऐसे ही होता है, मॉडल इसीलिए ट्रेन करते हैं। एग्री करते हैं ना आप सब लोग के मॉडल Yes. ट्रेन ही इसलिए करते हैं। जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना मॉडल की,
सुपरवाइज लर्निंग में। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि एक मॉडल है, बच्चे को जब मैं ट्रेन करवाना है कि वो ना डिटेक्ट कर सके या प्रिडिक्ट कर सके कि जो है ना एप्पल कौन सा बनाना कौन सा है। अब ट्रेनिंग करवाऊंगा तो ना मैं उस बच्चे को क्या बताऊंगा कि इट्स अ एप्पल, यानी कि पहले उसके हाथ में एप्पल रखूंगा, फिर उसको बताऊंगा इट्स एप्पल। फिर सेकंड उसी बच्चे के मैं हाथ में बनाना रखूंगा, फिर बताऊंगा इट्स अ बनाना। अब बच्चा ट्रेन हो चुका है, वो सीख चुका है। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, उसके हाथ में एप्पल रखूंगा और उसको कहूंगा कि ये क्या है, तो वो बता देगा एप्पल है। अगर मैं बनाना रखूंगा तो वो बता देगा बनाना है। यानी कि जब हम प्रिडिक्शन लेते हैं तो हम आप उसको आउटपुट नहीं बताते। अब मैंने ना बच्चे को वैलिडेट करना है, बच्चे को ना देखना है कि यार ये बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका क्या सीन होता है कि मेरे पास जो वाई टेस्ट था ना, ये ना ट्रू लेबल्स है मेरे पास सिंपली। ये थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट है इसका। वाई टेस्ट को ना मैं प्रिजर्व रख लूंगा, यानी कि यूं समझ लें कि वाई टेस्ट हमारे पास आंसर की है। इधर से बच्चा जो प्रिडिक्शन देगा और आंसर की को मैं मैच करूंगा और उसकी बेस पे मैं एक्यूरेसी फाइंड करूंगा। अब बात समझ आई है सबको? यस। यस। ठीक होगा सिंपली। अब मैं क्या करूंगा सिंपली यहां पे, अब मैंने क्या लेनी है प्रिडिक्शन, तो मैं यहां पे ना इसके ऊपर एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं, प्रिडिक्शन। ठीक हो गया। प्रिडिक्शन के लिए जो है ना बहुत ही मैंने कहा कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है एसक्यूएल के अंदर। पाइथन इसीलिए ज्यादा यूटिलाइज होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ वाई प्रिडिक्ट, यानी कि जो मेरी प्रिडिक्शंस होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। अब देखिए मैंने कहा था जब हम प्रिडिक्शन लेते हैं तो सिर्फ हम एक्स टेस्ट देंगे, इसकी आउटपुट नहीं बताएंगे। मैं यहाँ पे टैब लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास ना प्रिडिक्शन आ जाएगी। अब बताएं मैंने एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है तो मैं वाई प्रिडिक्ट को किस से कंपेयर करूंगा? वाई टेस्ट से। हसन बताएगा। यस सर, वाई टेस्ट ही करेंगे। हाँ वाई टेस्ट से एग्जैक्टली, क्योंकि हम अपना उसको जो है ना आंसर की से मैच करवाएंगे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी इवेलुएटिंग मॉडल, यानी कि मैं मॉडल को ना इवेलुएट कर रहा हूँ, यानी कि या टेस्ट कर रहा हूँ मॉडल को। इवेलुएटिंग मॉडल, तो इसके अंदर ना मुझे अब एक एक्यूरेसी का ना फंक्शन है पड़ा इसके अंदर sklearn के अंदर। मैं जाऊंगा फॉर्म sklearn डॉट मैट्रिक्स। देखिए मैंने मैट्रिक्स लिखा है, साथ ही उसने कह दिया कि इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ये आप फंक्शन कर लें, ये ऑलरेडी बना हुआ। मैं टैब को क्लिक करूंगा, ये फंक्शन आ जाएगा। मैं यानी कि अब ये फंक्शन मैंने इंपोर्ट कर लिया, मैं इसको यूटिलाइज कर लूंगा सिंपली। अब मैं इसको जैसे ही करूंगा ना एक्यूरेसी लिखूंगा, ये देखें खुद ब खुद इसने जो है ना मुझे प्रिडिक्ट जो है ना रिकमेंड कर दिया कि आपका कोड कुछ इस तरह लिखना चाहिए कि आप वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट को आपस में मैच करके एक्यूरेसी स्कोर निकालना चाह रहे हैं सिंपली। तो जब हम इसको क्लिक आउट करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी हमारे पास आई है 95%। तो अगर मैं इसको एक नामी वेरिएबल के अंदर रख रहा हूं और मैं एक1 एक्यूरेसी, चलो इसका मैं नाम रख लेता हूं एक्यूरेसी 1, ताकि हमें ना बाद में इसको जो है ना कंपेयर करने में हमें आसानी हो। और मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट और ये आ गई मेरे पास एक्यूरेसी 1। इसको ना बाद में ना यूटिलाइज कर सकते हैं इन्हीं चीजों को ना, यानी कि बाद में हम कंपेयर करेंगे कौन से मॉडल ने अच्छा परफॉर्म किया। यानी कि
KNN की एक्यूरेसी है 0.956 यानी कि 95% जो है ना इसकी एक्यूरेसी आई है। इसके बाद हम इसको प्रोडक्शन में डाल देंगे, यानी कि जहां भी इसको डिप्लॉय करना हुआ ना हम इसको बाद में डिप्लॉय कर देंगे। आपने वेबसाइट के अंदर करना है, कहीं पे भी करना है तो हम इसको वहां पे जो है ना कर देंगे। ये तो अभी हमने किया KNN को, ऐसी बात है। इसके बाद कौन सा मॉडल को करें? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हमने कल दूसरे नंबर पे डिस्कस किया था, डिसीजन ट्री को। मैं कॉल एंड कर रहा हूं और आपने बड़ी स्पीड से जो है ना सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है सब लोगों ने? हेलो हेलो यस। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है कि K-nearest neighbor हमने कैसे ट्रेन किया है। हेलो रिस्पॉन्स दें थोड़ा, इसको फिर आगे लेके चलते हैं, ये ऐसे ही यस सर, आगे। अब इसी तरह ना हम और तमाम क्लासिफिकेशन के मॉडल ट्रेन करेंगे, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारा मॉडल ताड़ना होगा दो फाइनल। ध्यान। समझ गए? जैसे ये देखें, आपको 90% केसेस में कोई बंदा मॉडल्स की डेप्थ में नहीं जाता, वो देखता है कि किसकी एक्यूरेसी। जैसे इस केस के अंदर रैंडम फॉरेस्ट 99.66% पे है, तो इट्स माय फाइनल मॉडल। स्पॉट वेक्टर मशीन है, डिसीजन ट्री है, इनमें से हमने सेलेक्ट कर लिया जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा थी। और मेजोरिटी ऑफ पेपर्स के अंदर यही सीन और होता है। मैं भी आपको एक और पेपर दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स का होगा पेपर,
ठीक होगा। सेंसर्स एक जर्नल है, पेपर है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोलॉजिकल रेंज ऑफ मोशन इन लोअर बैक पेन यूजिंग वेरिएबल सेंसर एंड मशीन लर्निंग। अब ये देखें इन्होंने भी क्या सीन किया है, इन्होंने भी ना तमाम ये सेंसर, ये पेपर पब्लिश्ड है, आपको मिल जाएगा इजीली। इन्होंने भी ना, मैं इनके एंड पे रिजल्ट्स पे जाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। लेट्स सी वेयर इज द टेबल जिसमें इन्होंने शो अप किया हो। हाँ ये देखें, इन्होंने ना तमाम टाइप ऑफ मॉडल, जैसे के नियरेस्ट नेबर की एक्यूरेसी 81.33% है, इसी तरह डेसियन ट्री की 81% है, रैंडम फॉरेस्ट की 92% है। अब जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा थी स्पोर्ट वेक्टर मशीन, उसको इन्होंने चूज कर लिया। इवन इसके बारे में वो बताएंगे भी सही अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि हमारे पास कौन से मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा थी। अब पीछे हमने टेबल में देखा कि स्पोर्ट वेक्टर मशीन की ज्यादा थी एक्यूरेसी, 95 मैंने जो सबसे ज्यादा थी स्पोर्ट वेक्टर मशीन। तो यहाँ इन्होंने लिखा होगा, ये देखें हमने ये ट्रेन किए हैं, ऑल ML टेक्निक्स ऑब्टेन्ड एक्यूरेसी अबव देन 80%। 3 मॉडल स्पोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट एंड MLP ने जो है ना जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी लिया 90% से ज्यादा लिया है, और स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है ना वो बेस्ट मॉडल था हमारे केस के अंदर। समझ आ गया है किस तरह मॉडल ट्रेनिंग्स की जाती हैं, यानी कि सब आप ट्रेन कर लेते हो, जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा आती है फिर उसके बारे में आप मेंशन कर देते हो कि मेरे डाटा के ऊपर सबसे ज्यादा ये मॉडल परफॉर्म कर रहा है। अभी हम 3 मॉडल लगाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे डाटा के अंदर से सबसे अच्छा परफॉर्म कौन सा कर रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट डाउन। अब ना जो है ना, मैं जो यहाँ तो हमने एक एक स्टेप को एक एक करके किया है ना, अब मैं ना तकरीबन ये यहाँ पे हमने एक एक करके किया सब कुछ। यहाँ मैं सिंगल ही ब्लॉक के अंदर पूरा कोड लिखूंगा। पहले के नियरेस्ट नेबर था, अब डिसीजन ट्री आएगा। डिसीजन ट्री अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा सब कुछ ऊपर इम्पोर्टेंट है चीजें, मैं यहाँ डायरेक्टली फंक्शन को यूटिलाइज करूंगा। जैसे मैं फ्रॉम, पहले मुझे मॉडल जो है ना निकालना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने डिसीजन ट्री लिखा तो नीचे खुद ब खुद लाइन लिखी हुई आगे के डिसीजन ट्री इस तरह इंपोर्ट होगा, मैंने इंपोर्ट कर लिया। साथ ही अब मैंने मॉडल को लोड करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा, साथ ही आ जाएगा डिसीजन ट्री, ये लोड हो गया और साथ ही मॉडल डॉट फिट का फंक्शन भी कॉल हो गया। यहाँ तक मेरा जो मॉडल है ना ट्रेनिंग हो जाएगी, यहाँ तक मेरे मॉडल की ट्रेनिंग हो जाएगी। इसके बाद मैंने प्रिडिक्शन लेनी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y, ठीक है, प्रिडिक्ट। अब ये देखें y प्रिडिक्ट का फंक्शन कॉल हुआ, y टेस्ट आया। फिर ये देखें मैंने ऊपर लिखा था एक्यूरेसी 1, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा था एक्यूरेसी 1 और फिर इस फॉर्मेट में अपने जो है ना प्रिंट करवाया था डाटा को। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से डाटा प्रिंट हो गया सिंपली। इन 5 या 6 लाइनों से मेरे पास डिसीजन ट्री ट्रेन हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ। द एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन ट्री इज 92%। इसके बाद हमने कौन सा करना है ट्रेन, को मुझे बताएगा मॉडल जिसको हमने लास्ट में पढ़ा था, रैंडम फॉरेस्ट। क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता है रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी डिसीजन ट्री से ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ये हमारी प्रिडिक्शन है, ये कोई बात नहीं है कि ज्यादा हो ना हो, लेकिन हमने एक अंदाजा लगाया कि ज्यादा होगी, उसकी हमने रीजन कल पढ़ी थी। फ्रॉम मैं लिखूंगा जैसे ही एसके लर्न। अब ये देखें हमने कल एक बात की थी कि एसके लर्न एक इंसेंबल मॉडल है। इंसेंबल मॉडल का ये कि इसमें हम ना मल्टीपल डिसीजन ट्रीज लेते हैं
उनकी एंड में वोटिंग करवा देते हैं। वो आप जब कल पढ़ेंगे ना अपना जो मैंने लेक्चर अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ऑनलाइन कर दूंगा, आप सब लोग जो है ना उस जो है ना लेक्चर को देख लीजिएगा। आपको ये मॉडल्स तीनों जो आज हमने ट्रेन किए अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीजें हैं। टैब और साथ ही यहाँ तक मॉडल ट्रेनिंग होगी, खुद ब खुद जो है ना गूगल कोलैब कर रहा है हमारे लिए काम। वाई प्रिडिक्ट अब हमने फाइंड करना है, ये देखें खुद ब खुद। एक्स टेस्ट एक्यूरेसी के नंबर को एक्यूरेसी 3 दे दिया। टैब करूंगा मैं और मैं यहाँ पे, अब बताएं क्या जो हमने कल पढ़ा था कि यूजली डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी डिसीजन ट्री से ज्यादा होती है, क्या वो बात यहाँ प्रैक्टिकली प्रूफ हुई है? यस। जिसने कल क्लास ली थी, हसन आपने नहीं ली, ये मैंने कल क्लास में बताया था कि हमने पढ़ा था कि डिसीजन ट्री से जो रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी डिसीजन ट्री से ज्यादा क्यों होती है? इसमें डिसीजन ट्रीज बढ़ा देते हैं तो फिर उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी बेटर हो जाती है। इंसेम्बल फंक्शन यूज होता है ना। हाँ, अब ये देखिए ना, सिंपली मैंने कल कहा था कि जो है ना इस तरह हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है और मेरे पास इसकी, हाँ, ओवर फिटिंग इज अवॉइडेड। जिन्होंने नहीं ली लेक्चर उन्हें तो देखना पड़ेगा जाके ओवर फिटिंग क्या होती है, अंडर फिटिंग क्या होती है। उसके अलावा भी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, क्योंकि एक काम आप एक मॉडल से करेंगे और फिर आप 10 मॉडल से आउटपुट लेके उनकी वोटिंग करवाएंगे तो एक्यूरेसी बढ़नी है सिंपली। और यहाँ पे वो चीज आपकी प्रूफ भी हो रही है कि 96% पे एक्यूरेसी चली गई है। 92% थी रैंडम इसकी डिसीजन ट्री की, और के नियरेस्ट नेबर की एक्यूरेसी थी 95%, फिर डिसीजन ट्री की थी 92%, रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी आ गई है 96%। और अगर इसके साथ एसवीएम भी यूज करें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेटर नॉर्मली देता है उसमें सुपरवाइज वो लर्निंग में। डिपेंड करता है आपकी डाटा के ऊपर, आपका डाटा कैसा है। डाटा आपको बताता है कि आपकी एक्यूरेसी क्यों ज्यादा है। अभी मेरे पास ये पब्लिश्ड पेपर है। अब ये बताएं व्हाई स्पोर्ट वेक्टर मशीन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। एसवीएम रैंडम फॉरेस्ट अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, डिसीजन ट्री अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है। ये देखा जाता है कि आपका डाटा कैसा है। अब जब हम स्पोर्ट वेक्टर मशीन को पढ़ेंगे ना तो आपको तब अंदाजा होगा कि जो है ना स्पोर्ट वेक्टर मशीन बना किस चीज के लिए है। सिंपली यहां तक बात क्लियर है? चलो Yes. ये मैं कर भी देता हूं, आपको चेक कर लेते हैं कि एसवीएम कैसा परफॉर्म करता है। स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ये भी एक मॉडल है, ये आ गया फ्रॉम sklearn.svm। ये देखें पूरा कोड लिखा हुआ आ गया है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन एसवीसी। उसके बाद मैं लिखता हूं, ये देखें पूरे का पूरा वो खुद ब खुद पढ़ रही है। मेरा स्पोर्ट वेक्टर मशीन का कोड आ गया 94%, और ये एक्यूरेसी है 96%। जो मैंने बात की थी ये डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है, कोई चीज नहीं दिमाग में बिठा लेनी कि यही मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। डाटा डाटा के ऊपर डिसीजन होगा कि कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। एक जो रूल हमने बना लिया था, एक यानी कि कंक्लूजन लिया था कि अगर डिसीजन ट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना तो अगर हम रैंडम फॉरेस्ट लगा लें तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब इसी का ना मैं एक टेबल बनाने की ना कोशिश करता हूँ। इसके लिए ना मैं चैट जीपीटी से कोड लिखवा लेता हूँ। आई हैव 4 एक्यूरेसीज। फर्स्ट 4 accuracies in name, in variable
नेम्ड जो है ना, उसका हमारा जो वेरिएबल का नेम है ना यहाँ पे, वो है एक्यूरेसी डॉट नंबर 123। एक्यूरेसी इन KNN यानी कि के नियरेस्ट नेबर। फिर हमारे पास था डिसीजन ट्री, फिर हमारे पास था हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट और एंड फिर हमारे पास है SVM स्पोर्ट वेक्टर मशीन। मैं कहूँगा मेक इट्स टेबल। ये मुझे एक ही जगह सबको इकट्ठा करके दे देगा। इवन मैं खुद भी कर सकता हूँ, मेरे इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट्स सी व्हाट इट इज डूइंग। हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये चीज कॉपी करनी है, बताता हूँ मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। अब नीचे मैं कहता हूँ कंपैरिजन टेबल। हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, आप खुद ब खुद वहां पे बना लें, कोई इतनी बड़े मसले वाली बात नहीं है। यानी कि आप वर्ड के अंदर जब फॉर्मेटिंग कर रही होंगी तो बन जाएगी। अब ये बताएं के नियरेस्ट जो नेबर थी उसकी एक्यूरेसी का हमने नाम क्या रखा था? एक्यूरेसी 1 थी, 2 थी या 3 थी? एक्यूरेसी 1, इसलिए मैंने नाम रखे थे ना, ये देखें। के नियरेस्ट नेबर की एक्यूरेसी 1 थी, डिसीजन ट्री की एक्यूरेसी नंबर 2 थी, एक्यूरेसी नंबर 3 रैंडम फॉरेस्ट की थी, एक्यूरेसी नंबर 4 स्पोर्ट वेक्टर मशीन की थी। 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4। लेट्स सी कोई एरर आता है। ये देखें, KNN की एक्यूरेसी थी 95%, डिसीजन ट्री की थी 92%, रैंडम फॉरेस्ट की थी 96% और स्पोर्ट वेक्टर मशीन की थी 94%। ये बताएं कौन सा मॉडल है जो हमारे डाटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? कोई बता सकता है? देख लो यार एक्यूरेसी कोई। रैंडम फॉरेस्ट। हाँ रैंडम फॉरेस्ट। तो हम इसको आगे फर्दर परस्यू करेंगे, यानी कि इसकी अलग से वैलिडेशन वगैरह करेंगे। सिंपली प्रोजेक्ट समझ आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्ड में? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है कि एमएल के मॉडल ओवरऑल इसी तरह ट्रेन होते हैं। ये 5-6 स्टेप्स हैं। इस एक मॉडल के आप 2 बार इसी जो है ना प्रोजेक्ट के आप 2 बार प्रैक्टिस कर लो, चाहे देख देख के कर लो, आपको याद हो जाएगा कि एमएल का मॉडल कैसे ट्रेन होता है। इसके अलावा कोई और दूसरी कोई तीसरी चीज नहीं है। हेलो, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं इसको। ओपन हो गया, रीनेम ट्रैश। हाँ ये आ गया। यार किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अभी जब अकेले बैठ के प्रैक्टिस करेंगे फिर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ही मैं ये ना आपको जो अभी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया ना, मैं वही नोटबुक सेव करके मैंने आपको सेंड आउट भी कर दी है। सिंपली मैं गूगल कोलैब अब बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा अब ये बताएं कितने बंदे, हाउ टू कन्वर्ट द करेक्टर B एंड M इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज।
हाँ, वो मैंने वो काम नहीं किया, मैंने कोड को ना सिंपल आज का प्रोजेक्ट रखने की कोशिश की है। मैंने शायद आपको कहा था, हम कभी भी अपने डाटा को ना कैरेक्टर की फॉर्म्स में नहीं रखते, यानी कि हम 0 1 2 की फॉर्म में रखते हैं, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में अपना डाटा रखते हैं। जैसे मैलिग्नेंट हो गया, एम, मैंने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं की, यहाँ पे मेरा काम हो रहा था बगैर कन्वर्जन किए भी, एम और बी पे चल रहा है मामला। लेकिन इसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इनकोडिंग्स का, कि आप अपने जो है ना लेबल्स को ना इनकोड कर लें। मैं आपको यहाँ से ना कोड की एक स्निपेट दे देता हूँ, वेट कीजिएगा 1 मिनट। अच्छा ये बताएं, अगर प्री प्रोसेसिंग के लिए अगर मैं मेडिकल से हटके कोई डाटा के ऊपर आपको समझा दूं तो कोई मसला तो नहीं है, यानी कि डाटा सेट हमारा उससे ना हो, एमएल मेडिसिन से ना हो। नो इशू कोई नहीं है। कोई इशू नहीं है, चलो ठीक हो गया। यार ये यहाँ पे है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये 2-3 टाइप के ना, ये ऑर्डिनल इनकोडिंग्स और लेबल इनकोडिंग्स के कॉन्सेप्ट हैं। ये एक बुक है, चाहे तो आप डाउनलोड कर लें। ये इसका पेज है 95, हैंडलिंग टेक्स्ट एंड कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स। इसको मैंने रखा हुआ है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर प्री प्रोसेसिंग के रिलेटेड है, कि हम प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं साइकिल लाइन से। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो ये टॉपिक आप पढ़ लें, हैंडलिंग टेक्स्ट एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल इनकोडर्स का। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है वन हॉट इनकोडिंग है। तो ये 2 ही कॉन्सेप्ट हैं जो मेजॉरिटी ऑफ यूज हो रहे होते हैं, जिससे आप ना ये जो आपका बी और एम है, इसको जो है ना न्यूमेरिक फॉर्म में ले आते हो अपने डाटा को। या इसको ना ट्राई करके देखिएगा, ये मैं कोड की स्निपेट भेज रहा हूँ, ये जो भी हैं ठीक हो गया। ये मैंने आपको भेजी है, वन हॉट इनकोडिंग यूज कर लें या लेबल इनकोडिंग यूज कर लें या ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज कर लें। वैसे अगर आपने कोई चेंजिंग्स की हैं तो फाइल के अंदर एरर आया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं, क्योंकि ना इस प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने ही परफॉर्म किया तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया, और ना यहाँ पे लेबल इनकोडिंग करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे ज़रूरत है, लेकिन करना चाहें तो कर सकती हैं। जो हम एडवांस प्रोजेक्ट्स करेंगे वहां पे करेंगे। अच्छा ठीक हो गया। एक और चीज है, सिंपली हम ना एक फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे, वो आप सब लोगों का अपना होगा। यूं समझ लें कि वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, जिसको कहते हैं ना फाइनल प्रोजेक्ट। मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प आउट करता रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा ये बताएं, कौन कौन लोग जो इंटरेस्टेड है कि वो एक एज एक फाइनल प्रोजेक्ट करें कोई, Yes, I am interested. और कौन है ये एज अ रिसर्च लेके चलेंगे, इसमें काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यस श्योर। अब ना आप लोगों ने ना आइडियाज कलेक्ट करना शुरू कर देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि मेडिकल की डोमेन से कोई आइडिया हो, और आइडिया नोवल होना चाहिए, उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर उसका कोई मवाद कोई मौजूद ना हो। समझ गए हैं? सर वो एक आप लेक्चर आपने शायद मुझे कहा था पर्सनली कि आप एक रिसर्च के ऊपर एक लेक्चर रख लें। हाँ उसके ऊपर भी करेंगे। अभी ना आप आइडिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे, किस आइडिया के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि उसका डाटा सेट आपने ढूंढना है कि उसका डाटा सेट अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल, क्या हम वेब से इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पे सर्च आउट करके इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर हमें डाटा किसी हॉस्पिटल वगैरह से मिल जाएगा सिंपली। क्लियर है? आपने उसकी एक प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर आपने वो मुझे पिच करना है किसी भी वक्त, हम उसको रैंडमली किसी वक्त देख लेंगे।
लेकिन आपका वो एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको पब्लिश किया जाए, यानी कि आपकी कोई पब्लिकेशन या अचीवमेंट बन जाए इस कोर्स में आने की वजह से। क्लियर है बात सबको फाइनल प्रोजेक्ट की? नहीं, मुझे एक यस बात समझ नहीं आई डेटा सेट की। एक्चुअली ये देखें ना, जब आप कोई नोवल आइडिया के ऊपर काम करती है ना, तो डाटा इजीली मिलता नहीं है इंटरनेट से। यानी कि जैसे पूरे का पूरा डाटा बना, जैसे भी कैंसर का डाटा था ना, ये बना बनाया कागल के ऊपर मौजूद है। इसी तरह कई और वेबसाइट हैं जिनका डाटा मौजूद है। अगर आप किसी नोवेल के ऊपर काम करेंगे ना, आपको कैगल वगैरह से डाटा नहीं मिलेगा। तो फिर एक हल ये होता है कि ये देखें ना, अब जैसे मैंने स्किन के ऊपर काम किया था, स्किन डिजीज के ऊपर, यानी कि पोस्ट्यूल्स के ऊपर। मैं यहाँ पोस्ट्यूल्स लिखूंगा, डाटा तो मुझे नहीं मिलेगा। आप यहाँ इमेजेस में जाएं तो आप ये इमेजेस खुद डाउनलोड कर लें जितने भी इंटरनेट पे मौजूद हैं। इसका भी एक हल होता है, स्मार्ट तरीका, कि आप पूरे का पूरा वेब पेज ही डाउनलोड कर लें। वो मैं आपको बताऊंगा जब आप शुरू करेंगे ना काम, तो मैं समझाऊंगा कि पूरे का पूरा वेब पेज कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इस तरह ही आप इन डाटा को जो है ना डाउनलोड करके आप डाटा उठा सकते हैं। एक तरीका ये है सिंपली, अगर डाटा इंटरनेट पे पूरे का पूरा अवेलेबल नहीं है। फिर एक तरीका ये होता है कि आप किसी हॉस्पिटल से उठा लें डाटा। लेट्स से मैं अभी आपको ना एक डाटा की एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ ना एक स्टूडेंट काम कर रहे हैं, हमारे पास ना डाटा नहीं था एक डिजीज के रिलेटेड, तो इसने एक हॉस्पिटल से जाके डाटा उठाया है। ये आईज का एक डाटा है। अब हमारे इसने ना एक हॉस्पिटल से अप्रोच किया है, जैसे भी इस स्टूडेंट ने उठाया डाटा, इसको मिल गया है आईज के रिलेटेड डाटा। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अभी तक किसी ने काम नहीं किया, और मोस्ट प्रोबेबली इस स्टूडेंट की पब्लिकेशन हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये इस मशीन का डाटा है, यानी कि ये एक आई की मशीन है, आई रिलेटेड, और एक डिजीज है जिसको एक ये स्कैन है पड़ा आई का, तो इसके ऊपर डाटा उसको मिला। इस तरह आप भी जाएं, आपकी भी जो है ना कम्युनिकेशन मैटर करती है। आप जाके अपना आइडिया देखें किस हॉस्पिटल से आपको डाटा मिल सकता है, उनको जाके कन्विंस करें कि मुझे डाटा चाहिए और हम आपको क्रेडिट देंगे। तो ये समझ आ गई है बात, डाटा कैसे मिलता है या कैसे इकट्ठा होता है। यस। तो ये अब आपके ऊपर है, जितना आइडिया नॉवल होगा और डाटा नया होगा, यानी कि नॉवल आइडिया होगा, उतने पब्लिश करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो डाटा के रिलेटेड? आई थिंक किसी का नहीं है। अच्छा, बट अभी जो नॉर्मली वर्किंग कर रहे हैं सब लोग वेब बेस्ड डेटा ही यूज करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आपको इतनी इजीली अलाउ तो नहीं करता। आपके लिंक्स हो या आपकी इतनी सोर्सेज हो तो ही आप डाटा किसी लैब से ले सकते हैं, अदरवाइज हॉस्पिटल आपको डाटा प्रोवाइड तो नहीं करता ना। नहीं, मैं भी तो आपको वो बता रहा हूँ ना, मैं भी ना आगे सिंपल सी बात बताता हूँ। वेब से भी कर सकते हैं डाउनलोड, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये आप जाएंगे ना, ये वाला स्कैन आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा आई का। इट्स द लेटेस्ट मशीन फॉर जो है ना आई की डिटेक्शन के लिए, साइट डिटेक्शन का ये एक डाटा है। इट्स वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन। अब इसका डाटा आपको नेट पे नहीं मिलेगा, आपको इसका डाटा जाके कहीं हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा। इसका तरीका होता है आपको हॉस्पिटल से लेने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है। जब आप किसी कंसर्न पर्सन के पास जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इधर उधर जाने से अच्छा है कि आप ना एमएस के पास जाएं, या प्रिंसिपल कोई हो या कोई रिसर्च कोऑर्डिनेटर हो। अक्सर हॉस्पिटल्स में होते हैं, उन्हें जाके कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं, हमें डाटा रिक्वायर्ड है, ये हमारा आइडिया, हमने मॉडल ट्रेन करेंगे, जब हम पब्लिकेशन करेंगे हम आपके हॉस्पिटल को क्रेडिट देंगे, इससे आपके हॉस्पिटल का रैंक बढ़ेगा। ये तरीका होता है बोलने का, कम्युनिकेशन।
इस तरह डाटा सेट मिलते हैं। इस तरह वैसे आपने सही कहा कि आप जाएंगे किसी ऑपरेटर, वैसे तो उसके पास अथॉरिटी नहीं होती किसी ऑपरेटर के पास, तो अगर मिल भी जाए तो वो कहते हैं कि हम आपको डाटा सेट क्यों दें। वेट कीजिएगा 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, अब आई है। ठीक हो गया, अब आ रही। वो थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। बात समझ आई है? आपने किस तरह जाके डाटा लेना है? आपने सबसे पहले जाके अप्रोच ही कंसर्न पर्सन को करना है, जिस बंदे को रिसर्च की समझ भी हो, जैसे एमएस वगैरह हो गए या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे मिलता है डाटा। उसके अलावा कुछ डाटा सेट होते हैं जो आप इंटरनेट से ले सकते हैं, वो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताएं, मैंने लेक्चर के शुरू में एक बात कही थी, किसी ने वो मुझे याद नहीं करवाई। वेबसाइट बतानी थी ना। जी, तो मैं भी मीटिंग एंड करने लगा था। एक वन ऑफ दी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक हो गया। जो भी मैं वेबसाइट की बात कर रहा था ना, ये बहुत जो है ना, यूँ समझ लें अमेजिंग वेबसाइट है। इसका मैं लिंक दे देता हूँ, मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है। ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसके अंदर आपको बताएंगे कौन से डाटा के ऊपर कितने पेपर्स लिखे जा चुके हैं। बात समझ आई है? इमेज नेट का डाटा है, इसका बेंच मार्क 43 है, यानी कि बेंच मार्क यूँ समझ लें कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। इसके ऊपर 13,868 पेपर इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं, इस डाटा के ऊपर। एमनिस डाटा सेट है, इसके ऊपर 7,114 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। तो अब देख लें। फिर इसके अलावा सिर्फ यहाँ से डाटा सेट नहीं मिलता, यहाँ से आपको कोड भी मिल जाएगा। मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये पेपर है, जैसे ये है ना न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च, डीप मैड किसी ने मॉडल बनाया है। ये कंप्यूटर वीएन का मॉडल है। ये यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें या आपके पास पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ये पेपर है अपना। उसके अलावा ना सिर्फ यहाँ से पेपर डाउनलोड होगा, यही वाला था ना डीप मैड, जो इन्होंने जो कोड लिखा था वो भी आपको मिल जाएगा। ये है पड़ा, गिटहब की रेपो है बड़ी। ये देखें, ये सारे कोड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, पूरे के पूरे। setup.py, मैंने कहा था py पाइथन की फाइल होती है। ये देखें। तो अगर किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना होता है ना, तो आपको आइडियाज चाहिए, रेलेवेंट सिर्फ पेपर चाहिए, तो आपको पेपर के साथ कोड भी मिल जाएगा दूसरे लोगों का लिखा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ट्यूमर के रिलेटेड, ये पेपर है, ये उसका कोड है। ये पब्लिश पेपर्स की बात हो रही है, नॉर्मल पेपर्स की बात नहीं हो रही। ये 2020 के अंदर IEEE का एक्सेस का पेपर है, पेपर एंड इट्स कोड, पेपर एंड इट्स कोड, पेपर एंड इट्स कोड। तो ये आपके लिए ना बिट इजी हो जाता है चीजों को ग्रैब करना। बात क्लियर है? मैं इसका लिंक दे देता हूँ आपको सबसे पहले ना, फिर मैं बोल ना जाऊँ। paperswith.com, paperswithcode.com, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। अच्छा ये बताएं, आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो, एनीबॉडी हैविंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन टिल नाउ?
अच्छा ये बताएं किसी एक और चीज करें, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको एप्लीकेशन नजर आएगी उसमें, टाइम है तो करते हैं। यस। और कोई बताए, करें अभी? कितना देर लगेगी? मैक्सिमम ऑफ 10 to 15 मिनट्स। यस श्योर प्लीज। ठीक हो गया। थोड़ा एप्लीकेशन दिखाता हूँ ये कैसे होता है। मैं यहाँ से टीचेबल मशीन खोल रहा हूँ। मेरी शक्ल नहीं है कि मैं अपनी शक्ल की तस्वीरें खींचूं। एक बंदा ना मुझे यहाँ पे ना गाइड करेगा थोड़ा बहुत, यानी कि वो भी साथ खोले जिसका नेट अच्छा चल रहा हो। कौन चलेगा मेरे साथ? एक बंदा ना स्क्रीन शेयर कर ले अपनी जिसका नेट अच्छा चल रहा हो। अहमद आपका नेट सही चल रहा है? नो सर, मसला है आज। किसका नेट अच्छा चल रहा है और जो कैमरा भी ऑन कर सके? हारिस आप कर लो अपनी स्क्रीन शेयर। क्या बात है, सब लोग स्क्रीन शेयर करने और कैमरा ओपन करने से डर क्यों रहे हैं? 2 मिनट रुकिए, मुझे ही करना होगा। अभी ना ये देखिए, मैं ना एक चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन जो ना साइन को मेरे डिटेक्ट करेगी। यहाँ पे मैं गया, मेरी वैसे शक्ल नहीं है कि मैं करूं, चलो इसको बाद में करते हैं, अभी नहीं करते। जिस वक्त मैं थोड़ी बेहतर हालत में बैठा हुआ उस वक्त करेंगे इंशाल्लाह। कोई चीज मसला है तो अभी बता दें ताकि हम अभी सॉर्ट आउट कर लें। ये बताएं लेक्चर कैसे जा रहे हैं? सर लेक्चर लेक्चर अच्छे ठीक जा है। रहे हैं। सर प्लीज एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे। यार मैं कैसे परफॉर्म, मुझे समझाएं कि मैं करूं क्या। मैं एक टाइमिंग करता हूं, नीचे 10 बंदों का मेरे पास रिप्लाई आ जाता है कि हम नहीं आ सकते। रात को करता हूं, रात को कोई मसला बन जाता है, लोग नहीं आ सकते, ज्वाइन मतलब कर जो भी सकते हैं। फाइनल टाइमिंग हो उसे अब मतलब दिन में ही 10-12 चलेगी, घंटे डे पहले में कर। ही चलेगी, इन डे चलेगी 11-12 बजे के करीब। सब 12 बजे कर लें। देखते हैं, वो फिजिबिलिटी देखते हैं ना। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनकी देख लूंगा मैं, थोड़ा मैं भी अपनी फिजिबिलिटी देखूंगा ना यार दोस्त। यस सर। अच्छा मेरा कैगल नहीं चल रहा है, हालांकि मेरा साइन इन हुआ हुआ है। कैगल नहीं चल रहा है यार, ये मतलब देखो। अभी जैसे डेटा सेट डाउनलोड करना था ना, वो डाउनलोड पे जा ही नहीं रहा है। ऑल्दो कि मैं पहले डाउनलोडिंग बहुत कर चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त डाउनलोड। आप ना इनकॉग्निटो में ना किसी वक्त चला के देखें अपना, जो है ना, यहाँ पे जाएं कैगल में, उसके बाद अकाउंट बनाएं, किसी और मेल पे ट्राई कर लें। ओके। मसले कैगल तो ना चले ये वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर के बाद आप यहाँ से कोई भी डाटा सेट डाउनलोड कर लें। मेरा रजिस्टर हुआ था, सब कुछ हुआ था, वो डाउनलोडिंग नहीं दे रहा, ओपन हो रहा है, कोड्स खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो डेटा सेट को डाउनलोड नहीं ले रहा। ठीक हो गया। तो कि उन्होंने लिमिट लगा दी है कि एक बंदा इतना ही डाटा सेट डाउनलोड कर सकता है। नहीं यार, मेरे पास तो आज तक कभी कोई लिमिट नहीं लगी। मैं तो कब का यूज कर रहा हूँ इस अकाउंट को, एक ही मेरे पास अकाउंट है। मैं भी एक ही अकाउंट से काफी दफा डेटा सेट डाउनलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं जब से कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो टीचेबल के लिए भी डेटा सेट डाउनलोड करना था, क्योंकि मेरे पास इमेज का डेटा सेट नहीं था, तो वो भी कुछ कोई और अकाउंट बना ले रिगार्ड। कैंसर का तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने आज वर्किंग कर ली, अदरवाइज कैंसर का भी डाउनलोड नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, आप सिंपली इसका हल ये है कि ना किसी और मेल के ऊपर अकाउंट बना लें। अगर लिमिट वाला इशू हुआ तो वो सॉल्व हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। फिर अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों ने ना एड ब्लॉकर लगाया होता है क्रोम के अंदर, तो कुछ वेबसाइट्स जो है ना अपनी जो एक्सेस है वो ब्लॉक कर देती हैं जिन्होंने जो है ना एड ब्लॉकर लगाया होता है।